लॉस्ट स्प्रिंग कहानी के लेखक के बारे में। अनीस जंग 1964 का जन्म राउरकेला में हुआ और बीता उनका बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बीता। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की, संयुक्त राज्य अमेरिका। उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग ने भारत में एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक और स्तंभकार रहे हैं, भारत और विदेश में, और कई किताबें लिखी हैं। निम्नलिखित उनकी लॉस्ट नामक पुस्तक का एक अंश है, लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ वह विश्लेषण करती हैं पीसती गरीबी और परंपराएं जो निंदा करती हैं ये बच्चे शोषण की जिंदगी जी रहे हैं। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी 1। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं साहब से पूछता हूँ क्योंकि मैं हर सुबह अपने पड़ोस के कचरे के ढेर में उसे सोने के लिए छानबीन करता देखता हूँ। कई तूफान थे जो उनके खेतों और घरों को बहा ले गए, उनकी माँ ने उन्हें बताया। यही कारण है कि उन्होंने घर छोड़ दिया, बड़े शहर में सोने की तलाश में, जहां वह अब रहता है, इसलिए वे यहां स्थापित हुए। हर सुबह लेखक एक युवा रैग पिकर लड़के को देखता है जो उसके घर के पास कूड़े के ढेर पर जाता है और उसमें सोना खोजता है। लेखक का कहना है कि वह विडंबनापूर्ण रूप से गोल्ड की खोज करता है, क्योंकि यद्यपि कचरा डंप बेकार है, चीजों को फेंक दिया जाता है, फिर भी वह इसे इतनी सूक्ष्मता से हिलाता है जैसे कि उसे इसमें से गोल्ड के रूप में कुछ कीमती मिलेगा। लड़के का नाम साहिब है। ढाका में उनका घर हरे भरे खेतों के बीच में था। उन्होंने इसे कई साल पहले छोड़ दिया था और उन्हें अब यह याद नहीं है। उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि कई तूफान थे जिन्होंने उनके घरों और खेतों को नष्ट कर दिया था, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और सोने की तलाश में शहरों में शिफ्ट हो गए। लेखक फिर कहता है, बड़े शहर में सोने की तलाश। यहाँ सोना कुछ कीमती चीजों को संदर्भित करता है जो उनके गृहनगर में उपलब्ध नहीं थी। बच्चों के लिए जूते, पैसे, बैग आदि जैसी चीजें और भोजन, कपड़े, आश्रय उनके माता पिता के लिए जीवित रहने के साधन के रूप में। लड़का कचरा डंप में ऐसी कीमती चीजें खोजता है। एक दिन लेखक साहिब से सवाल करता है और उनसे कचरे के माध्यम से किनारा करने का कारण पूछता है। साहिब लेखक को जवाब देते हैं कि उनके पास कचरा उठाने के अलावा और कुछ नहीं है। लेखक का सुझाव है कि उसे स्कूल जाना चाहिए। उसे पता चलता है कि उसकी सलाह गरीब लड़के के लिए व्यर्थ है। वह जवाब देता है कि जहां वह रहता है उस क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है। वह उसे आश्वासन भी देता है कि जब वह बड़ा होगा तो वह स्कूल जाएगा। लेखक उससे मजाक में पूछता है कि अगर उसने एक स्कूल खोला तो क्या वह इसमें भाग लेगा? साहिब कहते हैं कि वह लेखक के स्कूल में शामिल होंगे और कुछ दिनों के बाद वह उनसे पूछने के लिए दौड़ते हैं कि क्या उनका स्कूल तैयार है। लेखक ने जवाब दिया कि स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। उसे झूठा वादा करने में शर्म महसूस हुई। उसने इसे मजाक के रूप में कहा था और स्कूल खोलने का कभी इरादा नहीं किया था, इसलिए उसे खुद पर शर्म महसूस हुई। साहिब को कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि उन्हें ऐसे झूठे वादों की आदत थी, क्योंकि वे खाली दुनिया में बड़ी संख्या में मौजूद थे। वह अपने चारों ओर हर किसी द्वारा किए गए ऐसे झूठे वादों से घिरा हुआ था। उनकी दुनिया खाली थी क्योंकि साहिब से किया गया कोई वादा कभी पूरा नहीं हुआ। लेखक साहब को कुछ महीनों से जानता था जब उसने उनसे उनका नाम पूछा था। उन्होंने जवाब दिया कि जैसे वह घोषणा कर रहे थे कि उनका नाम साहिब ए आलम है। लेखक ने सोचा था कि लड़के को उसके नाम का मतलब नहीं पता था, और अगर उसे पता चला कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ओन ऑफ द यूनिवर्स है तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। उनका नाम उनके जीवन के विपरीत था। वह दोस्तों के एक समूह के साथ सड़कों पर घूम गया। यह उन लड़कों की फौज की तरह था जो कोई फुटवियर नहीं पहनते। वे सुबह सुबह पक्षियों की तरह दिखाई दिए और दोपहर को गायब हो जाते। लेखक उन सभी को पहचान सकता है जब वह पिछले कुछ महीनों से उन्हें देख रहा था। लेखक ने उनमें से एक से पूछा कि उसने कोई जूते क्यों नहीं पहने थे। लड़के ने बस जवाब दिया कि उसकी माँ ने उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारा। जब वे उसकी पहुंच से परे थे उसने उन्हें नहीं पहना। एक अन्य लड़का जो प्रत्येक पैर में एक अलग जूता पहने हुए था ने कहा कि अगर उसकी माँ ने उसे जूते दिए होते तो भी वह उसे फेंक देता। उनका मतलब था कि लड़का फुटवियर नहीं पहन रहा था क्योंकि वह एक नहीं पहनना चाहता था। लेखक ने दूसरे लड़के से प्रत्येक पैर में एक अलग जूता पहनने का कारण पूछा। उसने जवाब नहीं दिया और अपने पैरों को हिला दिया क्योंकि उसने जूते छिपाने की कोशिश की थी। एक तीसरे लड़के ने कहा कि वह जूते की एक जोड़ी पाने के लिए उत्सुक था क्योंकि उसके पास जीवन भर कोई भी स्वामित्व नहीं था। लेखक इन लड़कों की स्थिति को उजागर करने के लिए जूते का उदाहरण लेता है। वे ऐसी कीमती चीजों की तलाश में कचरा डंप खोजते हैं।
वह आगे बताती है कि जब वह देश भर में यात्रा करती थी तो उसने कई बच्चों को शहरों के साथ साथ गांवों में भी नंगे पैर चलते देखा था। उन्होंने तर्क दिया कि वे जूते खरीदने के लिए पैसे की कमी के कारण नंगे पांव नहीं थे, लेकिन नंगे पैर होना उनके लिए एक परंपरा थी। लेखक ने आश्चर्यचकित किया और निष्कर्ष निकाला कि यह एक परंपरा होने का कारण इस तथ्य को छिपाने के लिए केवल एक बहाना था कि वे इतने गरीब थे कि वे जूते नहीं खरीद सकते थे। लेखक उडुपी के एक आदमी द्वारा उसे बताई गई कहानी सुनाता है। उडुपी कर्नाटक का एक शहर है। जब वह एक छोटा लड़का था तो वह अपने स्कूल जाता था। रास्ते में वह एक मंदिर पार करेगा जहां उसके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते थे। वह मंदिर में रुकता और भगवान से प्रार्थना करता कि वह उसे एक जोड़ी जूते भेंट करे। 30 साल बाद लेखक ने शहर और मंदिर का दौरा किया। अब जगह लगभग खाली थी। नया पुजारी मंदिर के पिछवाड़े में रहता था। लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियों को वहां रखा गया था। एक जवान लड़का दौड़ता हुआ आया। उन्होंने ग्रे रंग की स्कूल यूनिफॉर्म, मोजे और जूते पहने हुए थे। उसके कंधे पर एक स्कूल बैग लटका था। उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया और भाग गया। लेखक कहना चाहता है कि पिछले 30 वर्षों में मंदिर में पुजारी की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ था। अब वह इस बच्चों के लिए जूते खरीद सकते थे। उसे एक और लड़का याद दिलाया गया जिसे एक जोड़ी जूते मिले। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि उनके पास जो जूते हैं उन्हें कभी न खोएं। देवी ने अपनी प्रार्थना मंजूर कर ली क्योंकि लड़के ने कभी अपने जूते नहीं खोए। इससे हमें पता चलता है कि वंचितों को हर चीज का मूल्य पता होता है। लेखक उस क्षेत्र का वर्णन करता है जहां ये कचरा बीनने वाले लड़के रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित देश की राजधानी से बहुत अलग थी। 1971 में जब ये कचरा बीनने वाले बांग्लादेश से आए थे तब यह इलाका बंजर भूमि हो गया था। सीमापुरी अभी भी एक बंजर भूमि थी, लेकिन अब यह खाली नहीं थी क्योंकि लगभग 10,000 चीर बीनने वाले लोग कीचड़ से बनी संरचनाओं में रहते थे, जिनमें टिन की पतली चादरें या तिरपाल नामक प्लास्टिक की सामग्री से बनी छतें होती थीं। सीमापुरी में कोई सीवेज, ड्रेनेज या रनिंग वाटर की सुविधा नहीं थी। वे अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते थे। यह बंजर भूमि का एक टुकड़ा था जहां शहर का कचरा एकत्र किया जाता था। ये लोग वहां अवैध रूप से रहने लगे थे। रैग पिकर्स पिछले 30 सालों से सीमापुरी में अवैध रूप से रह रहे थे। उन्होंने सरकार की अनुमति या स्वामित्व के बिना इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। क्षेत्र के राजनेताओं ने उन्हें राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए हैं। उन्हें इन राशन कार्डों के माध्यम से अपने परिवार के लिए किराने का सामान मिला और बदले में उन्होंने उस राजनेता के पक्ष में वोट दिया जिन्होंने उनकी मदद की थी। लेखिका ने फटी साड़ी पहनने वाली महिलाओं के एक समूह से पूछा कि वे ढाका में अपने घर क्यों छोड़ती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि अगर वे अपने परिवारों की भूख को संतुष्ट करने में सक्षम थे और रात को अच्छी तरह से सोते थे तो वे ढाका में अपने खेतों की तुलना में सीमापुरी में रहने में खुश थे। ये लोग भोजन की तलाश में यात्रा करते थे और जहां कहीं भी यह मिलते हैं वे अस्थायी घर स्थापित करते हैं और वहीं रहने लगते हैं। उनके बच्चे वहां बढ़ते रहे और धीरे धीरे उन्होंने अपने माता पिता को जीवित रहने के साधनों की मदद करना भी शुरू कर दिया। सीमापुरी में रहने वालों के लिए अस्तित्व का साधन कचरा उठाना था। जैसा कि वे कई वर्षों से कर रहे थे, वे चीर उठा के प्रशिक्षित हो गए और उन्होंने इसे अच्छा किया। चीर बीनने वालों के लिए कचरा सोने जैसा कीमती था। इन परिवारों ने कचरे के ढेरों की तलाशी ली और उन चीजों को प्राप्त किया जो उन्होंने अपने भोजन के लिए बेची। वे फटे हुए या क्षतिग्रस्त चादरों को इकट्ठा करते थे जिनका उपयोग उनके घरों की छत को ढंकने के लिए किया जाता था। ये उन्हें अच्छी तरह से कवर नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ सुरक्षा प्रदान करते थे। बच्चों के लिए कचरा डंप अस्तित्व के साधन से अधिक थे। साहब यह कहते हुए खुश थे कि कभी कभी उन्हें 1 रुपया भी मिलता था और 10 रुपये का नोट भी गुमटी में। जैसा कि अक्सर कचरा डंप में एक चांदी का सिक्का भी पाया जाता है, वह अधिक खोजने की उम्मीद में खोज करता रहा। बच्चों के लिए कचरा डंप उनके सपनों को पूरा करने का एक साधन था। हालांकि आंशिक रूप से अपने माता पिता के लिए यह मूल बातें, भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान करके जीवित रहने का एक साधन था। एक सर्दियों की सुबह लेखक ने साहिब को एक क्लब की बाड़ से खड़ा देखा। वह 2 युवकों द्वारा खेला जा रहा एक टेनिस खेल देख रहा था। साहिब को खेल पसंद था, लेकिन वह खेल नहीं सके। उन्होंने लेखक को बताया कि वह क्लब के अंदर गया जब यह बंद हो जाएगा। उन्हें वहां के गार्ड द्वारा झूले लेने की अनुमति दी गई थी।
लेखक ने देखा कि साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए थे। वे उसकी पोशाक के साथ उचित नहीं दिखते थे, जो पहना हुआ था और फीका था। उसने लेखक को खुद को सही ठहराने की कोशिश में बताया कि किसी ने उसे जूते दिए। हालांकि उसे पता चला कि वह उन्हें कचरे के ढेर से मिला था। उन्हें एक अमीर परिवार के लड़के द्वारा फेंक दिया गया होगा, क्योंकि वह अब उन्हें पहनना नहीं चाहता था। संभवतः उनमें एक छेद या दो था, जिसके कारण वह उन्हें पहनना नहीं चाहता था। इसके विपरीत साहिब इस तथ्य से परेशान नहीं थे और उन्हें पहनने में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वह इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे। वह नंगे पैर चला गया और एक छेद के साथ एक जूता पहनना भी उसके लिए एक सपने जैसा था। हालांकि कचरे के ढेर के कारण साहिब के जूते पहनने का सपना आंशिक रूप से पूरा हो गया था, लेकिन टेनिस खेलने की उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। एक सुबह लेखक साहिब से मिले, जो दूध के बूथ पर जा रहे थे। वह स्टील का कंटेनर पकड़े हुए था। उसने उसे बताया कि उसे पास के चाय स्टॉल पर नौकरी मिल गई है। वह महीने में 800 रुपये कमाता था और भोजन भी प्राप्त करता था। लेखक ने उससे पूछा कि क्या वह नौकरी पसंद करता है, क्योंकि वह देख सकती है कि वह लापरवाह रूप खो चुका है। जैसा कि साहिब किसी और के लिए काम कर रहे थे और अपने मालिक के कंटेनर को ले जा रहे थे, वह जिम्मेदारी से बोझिल था। इससे पहले एक कचरा बीनने वाले के रूप में साहिब अपना खुद का बैग उठाते थे और स्वयं अपने मालिक थे। अब वह अपना स्वामी नहीं था, बल्कि किसी और का सेवक था।